नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई फर्स्ट विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। तो आज बच्चों टॉप 25 MCQs। आज शाम की 7 बजे वाली क्लास थी। कुछ नेट कनेक्टिविटी के कारण क्लास आपका लाइव नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगा यार क्लास आपका कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, इसलिए ये क्लास आपको बाद में प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि नुकसान ना हो आपको। मतलब जो आपकी क्लासेज हैं जो 7 से 8 चलता था 1 घंटे का, वो आप बाद में देख सको रिकॉर्डेड मोड में ही सही, क्योंकि ओवरऑल हमारा मोटिव होना चाहिए सिलेक्शन का। तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम लाइव पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा समय देंगे आपको, आप सोचना, फिर कमेंट बॉक्स में अपने राय बताना ओवरऑल कि आपने क्या सीखा इसे, कितने क्वेश्चन आपको आया, कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि टॉप 25 क्वेश्चन MCQ में क्या क्या सवाल हैं, कैसे सवाल हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल आपके लिए लेकर आए आज। लेकिन उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि बच्चों, अगर आप अभी भी कुछ किंतु परंतु इफ बट मगर में हैं कि सर क्या पेपर टाइम पे होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कल CPO की वैकेंसी आ गई, यानी CPO का नोटिफिकेशन आ गया। अब सोचो, CPO का नोटिफिकेशन आया, रेलवे ने भी सूचना दिया, रेलवे ने भी जानकारी फ्लॉट की कि हम भी अब सोच रहे हैं, सेंटर वगैरह ढूंढ रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर 1,26,00,000 जहां बच्चे हैं उनका एग्जाम कंडक्ट कराना इस माहौल में, इस समय में बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूं कि रेलवे ने गलतियां करी है। 2019 में वैकेंसी आई थी, आपको बहुत ज्यादा लगता, 6 महीने लगता, आप सब कुछ करते क्लियर, बात समझ रहे हो, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना होगा। तो इसीलिए मैं आपको UPPSC या UPSSSC लेखपाल का बैच लेकर आए हूं अकेडमी पे, जहां आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो हमारे साथ, रोहित सर के साथ। यूपी में जितने सारे एग्जाम कंडक्ट होंगे, या आप SSC की तैयारी करते हो तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, जहां नेक्स्ट वीक से आ रहा है हमारा पॉलिटी का। यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, जहां पर बिल्कुल आपकी जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल मजबूत करी जाएगी। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल मजबूत करी जाएगी। इसीलिए UPSSC लेखपाल की बैच चलाई जा रही है 15 जून से, जिससे कि आपको अभी से ही तैयार होना चाहिए यूपी में एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए। और ये टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको सारा PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो कौन, ये चैनल पे आप जरूर सब्सक्राइब करें इसे, जहां आपको सारे के सारे PDF मिल जाते हैं। और ये GS गाइड 1, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरी पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है बच्चे, सवाल नंबर 1, द मिनिमम शॉर्ट टर्म नेचुरल हैजर्ड, न्यूनतम अल्पकालिक प्राकृतिक खतरा कौन सा है। यानी प्राकृतिक आपदा की बात करेंगे तो कोई भी प्राकृतिक आपदा अपने आप में बहुत बड़ी तबाही लेकर आता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से सबसे कम प्राकृतिक खतरा किससे हमें देखने को मिलेगा। एक तूफान से, भूकंप से, ज्वालामुखी विस्फोट से, या बिजली का वोल्ट से। तो आप खुद सोचो ना कि प्राकृतिक खतरा कभी भी कम नहीं होता। प्राकृतिक आपदा की बात करेंगे तो कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा कम नहीं है। आप तूफान की बात ले लो, जिसे हम साइक्लोन कह लें, भाई साइक्लोन से तबाही कम होता है क्या? ये जब आता है पूरी तबाही मचाता है। अभी देखो हाल फिलहाल में अम्फान तूफान आया था, तो एक बार इधर आया, एक बार इधर आया, तबाही मचा दिया। भूकंप भी अपने आप में बहुत बड़ी तबाही है, और ज्वालामुखी विस्फोट। सर बिजली का बोल्ट, जब बादल आपस में टक्कर होगा, बादल का आपस में टक्कर होगा, यह भी बहुत जबरदस्त है। याद करिए केदारनाथ, जहां बादल का फटना, लेकिन वो एबनॉर्मल केसेस हैं, ये एबनॉर्मल केसेस हैं, लेकिन ये हमेशा देखे जाते हैं। ठीक है, तो अल्पकालिक प्राकृतिक खतरा क्या होगा बच्चे? बिजली का बोल्ट, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, बिजली का वोल्टेज राइट। क्लियर है यहां तक? यानी बिजली का बोल्ट से अल्पकालिक प्राकृतिक खतरा हमें देखने को मिलता है। बिजली का बोल्ट बादल से बादल या बादल से पृथ्वी पर प्रकाश के उत्सर्जन के साथ एक अचानक निर्वहन है, एक अचानक निर्वहन है, हमेशा याद रखना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉट्स इज अ ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम, डॉट्स से पीड़ित रोगियों को दिए जाने वाला उपचार कौन सा है? डॉट्स किसे देते हैं?
पोलियो के पेशेंट्स, एड्स के पेशेंट को, हेपेटाइटिस ए बी सी के पेशेंट को, या ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को, तपेदिक के पेशेंट को। तो देखो ये सब जितने भी एमसीक्यू देखिए मिलेंगे आज, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉट्स से पीड़ित रोगियों को दिए जाने वाला जो उपचार है, या डॉट्स हम किसे देते हैं, पोलियो को देंगे तो पोलियो का खुराक होता है या इंजेक्शन होता है, या इंजेक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल समझना, पोलियो की जो खुराक है, इंजेक्शन है, तो ये दिए जाने वाला उपचार है क्या? नहीं है सर। डॉट्स हम किसे देते हैं? डॉट्स हम ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक, डॉट्स से पीड़ित रोगियों को दिए जाने वाला उपचार है किसे? तपेदिक के रोगी को, ट्यूबरकुलोसिस को, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी एक बैक्टीरियल डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन? ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं। जिसे टीबी कहते हैं। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, याद रखना। 24 मार्च को, अच्छा देखो फरवरी लिखे, 24 मार्च को हम टीबी दिवस मनाते हैं, टीबी डे, टीबी अवेयरनेस डे, है ना। तो सर डॉट्स, जिसका फुल फॉर्म डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इज अ इंटरनेशनली recommended strategy for TB control that has been recognized as a highly efficient and cost effective strategy। कहता है डॉट्स या डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स टीबी नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित रणनीति है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अपनाया गया है। इतना कारगर है ये। हो सकता है आपके आने वाले समय में डॉट्स का फुल फॉर्म पूछते, क्या पता, तो गलती मत करना। जिसे अत्यधिक कुशल और लागत प्रभावी रणनीति के रूप में मान्यता दी गई है। तो याद रखना, डॉट्स टीबी के लिए दिया जाता है। डॉट्स का फुल फॉर्म डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर, तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तालीकोटा युद्ध को हम राक्षसी तंगड़ी युद्ध कहते हैं। राक्षसी तंगड़ी युद्ध, तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य में, कौन सा शासन युद्ध कर रहा था? संगम, अनिरुद्ध, सुलभ, तुलुभ, क्या होगा? जल्दी बताओ बताओ, पढ़े होंगे, पढ़ाए भी है मैंने कई बार। तो तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में तुलुभ राजवंश का शासन था। संगम राजवंश के तहत, या कहें विजयनगर साम्राज्य के तहत, 4 राजवंश ने शासन किया है। अब आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, बहुत दिन से मैं आपको होमवर्क नहीं दिया हूं। क्या होमवर्क है? बिल्कुल इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। होमवर्क क्या बच्चों, समझना। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच लड़ी गई लड़ाई थी। उस समय विजयनगर साम्राज्य में शासक कौन था? तुलुभ वंश था। तुलुभ वंश था। विजयनगर साम्राज्य कब लड़ा गया था? विजयनगर साम्राज्य यानी कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे 1336 से 1672। तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। कई बार पूछा गया, हम्पी किस नदी के किनारे? विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो उसने हम्पी को अपनी राजधानी शहर बनाया। किसने? हरिहर और बुक्का ने। सर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ये होयसल राजा वीर बल्लाल थर्ड के अधीन कार्य किया था। इस पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन था। आपके लिए होमवर्क यही है कि संगम राजवंश की स्थापना किसने की, सलूब वंश की स्थापना किसने की, तुलुभ की स्थापना किसने की, और विदु की स्थापना किसने की। बिल्कुल ये मैंडेटरी मान लेना
दक्षिण भारत का इतिहास से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहा है। तो संगम वंश का राजवंश की स्थापना किसने की? सलूब का किसने किया? तुलू का किसने किया? अरविडू का किसने किया? बंद हो जाएगा, कर लोगे ना? मुझे विश्वास है कि आप ये बिल्कुल मैंडेटरी मानकर इसका आप होमवर्क को पूरा करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताओगे, मुझे है विश्वास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चौगान? पोलो या चौगान खेलते समय निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक या कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या नसरुद्दीन महमूद? क्या होगा यार? इतने आसान सवाल हैं, इतना बार पढ़ा है आपने, रिपीटेड सवाल हैं, फेवरेट सवाल हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, इस सब सवाल में सोचना क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। जो मामलुक वंश या कह दें गुलाम वंश की स्थापना करता है। बलबन ने क्या किया था भाई? बलबन की बात करें तो अपने दरबार में लौह एवं रक्त नीति, सिजदा और पैबोस, प्लस नवरोज की शुरुआत की। नासिरुद्दीन महमूद पहला शासक जिसने टोपी को सीते हुए सिलकर अपनी जीवन यापन किया। इल्तुतमिश रियल फाउंडर गुलाम वंश का, जिसने कुतुबुद्दीन के द्वारा अधूरा काम कुतुब मीनार के काम को पूरा किया। लाहौर से दिल्ली राजधानी परिवर्तन करवाए, जिसने शुद्ध अरेबिक कॉइन चलाए। कई सारे सवाल हैं, जब आप पढ़ोगे रिवीजन करोगे तो ये नोट डाउन करते चलना, रिवीजन करते चलना। ठीक है, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की दुर्घटना मृत्यु में हुई। पोलो खेल रहा था, चौगान खेल रहा था, घोड़े से गिरा, गंभीर रूप से मर गया। तो सर गंभीर रूप से घायल हुआ और मर गया। अनारकली बाजार के पास लाहौर में दफनाया गया, पाकिस्तान में। मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी की सतह के नीचे की बात कर रहे हैं, पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं? द मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लैकोलिथ, लावा या मैग्मा? क्या होगा? मैंने ज्वालामुखी का ट्रिक पढ़ाया था ब्लैक मैजिक शो में, जरूर देखना ब्लैक मैजिक शो ढूंढ कर। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मैग्मा कहते हैं। ठीक है, और जब बाहर निकल जाएगा तो इसे लावा कहेंगे। जब बाहर निकल जाएगा ये, जब ज्वालामुखी उद्गार के बाद, वोल्केनिक इरप्शन के बाद, तो इसे लावा कहा जाएगा। तो मैग्मा का अध्ययन आमतौर पर लावा या आग्नेय चट्टान के रूप में किया जाता है। हालांकि अधिकांश मैग्मा पिघला हुआ या आंशिक रूप से पिघला हुआ पृथ्वी के सतह के नीचे रहता है। ठीक है, मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ। मैग्नीशियम किसका एक घटक धातु है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, डीएनए का, माइटोकॉन्ड्रिया का या राइबोसोम्स का? क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी, क्या होगा? मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। मैग्नीशियम किसका एक घटक धातु है? जल्दी बताएंगे। तो समझना, मैग्नीशियम की बात कर रहा है, क्या होगा? अरे सर, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल प्लांट किंगडम में होगा, जिसे पत्तियां हरी होती हैं हमारी,
पत्तियां हरे होती हैं। बात समझ रहे हो? तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहें या मैग्नीशियम का एक घटक धातु है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल अणु, क्लोरोफिल अणु। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया कितनी बार बोलोगे? पावर हाउस सेल जो एटीपी को तोड़ता है। कमेंट बॉक्स में बताना एटीपी का फुल फॉर्म। राइबोसोम्स आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, किसे? राइबोसोम्स को कहते हैं या लाइसोसोम कहते हैं। भाई लाइसोसोम को कहते हैं, याद रखना। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे? लाइसोसोम को कहेंगे, राइबोसोम्स को नहीं। बहुत कंफ्यूजन होता है। लाइसोसोम को कहेंगे क्यों? क्योंकि सर इसमें जो एंजाइम पाई जाते हैं वो विस्फोट हो जाता है, इस कारण से ये नष्ट हो जाता है सेल। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, राइबोसोम्स को नहीं, याद रखना। ठीक है बच्चे? मैग्नीशियम हरे वर्णक क्लोरोफिल का एक अनिवार्य घटक है जो वस्तुतः सभी पौधों, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा। किसे छोड़ के? कवक को छोड़ के, फंगी को छोड़ के। फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है? वाइट। अरे सर एग्जांपल दे दो ना मशरूम का, मशरूम का। ठीक है? पौधों की प्रकाश संश्लेषक क्रिया क्लोरोफिल वर्णक की कार्रवाई पर निर्भर करती है। क्लोरोफिल जैसा वर्क करेगा जिसमें एक जटिल के केंद्र में मैग्नीशियम का होना जरूरी है। क्या बच्चे? जरूरी है। विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक प्रवर्धक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर? विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस? कौन सा घटक एक प्रवर्धक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं? ट्रांसफार्मर को करते हैं या डायोड को करते हैं या कैपेसिटर को करते हैं या ट्रांजिस्टर को करते हैं? किसे करते हैं? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा बता कमेंट बॉक्स में। देखो जितने सारे बता रहे हैं याद कर लेना, क्योंकि रेलवे अब बिल्कुल फॉर्म में आ गया। मैं चाहता हूं यार 2 साल से पढ़ा रहा हूं आपको, 2018 से, ये तीसरा साल है। जितने बच्चे जुड़े हैं 2-3 साल से, मैं चाहता हूं यार सिलेक्शन ले लो। ठीक है? बिल्कुल जोर लगा दो, छोड़ना नहीं है इस बार। ट्रांजिस्टर कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टर कहेंगे। एम्पलीफाइंग डिवाइस इज नोन एज ट्रांजिस्टर। अर्धचालक उपकरण है जिसमें सिलिकॉन यूज करते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक उपकरण जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संकेतों और विद्युत शक्ति को बढ़ाने का स्विच करने के लिए किया जाता है। बढ़ाने या स्विच करने के लिए किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। ब्लीचिंग पाउडर जो हम तैयार करेंगे, उस ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने में किस गैस का यूज किया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन? क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? जल्दी। तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में क्लोरीन गैस यूज करते हैं। कौन सा गैस यूज करते हैं? क्लोरीन गैस यूज करते हैं, याद रखना। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस यूज करते हैं। ठीक है? क्लोरीन गैस के साथ चूना, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? CaOH2 का उपचार करके औद्योगिक रूप से कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है बच्चे? आ रही बात समझ में? आता है? कोई परेशानी हो बताओ जरा। जल्दी जल्दी बताओ अगर क्लियर है तो।
कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CaClO होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता ओजोन परत में कमी के कारण होती है। ओजोन परत में कमी, कमी यानी क्या हो गया? क्षरण। क्षरण यानी क्या हो गया? ओजोन परत का पतला होना। क्षरण यानी छिद्र हो जाना। ठीक है, तो डिपल्टेशन मतलब होता है परत यानी कमी। समझना, सवाल को समझ जाओगे ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ओजोन परत में कमी किसके कारण होती है? क्या नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम हंसाने वाली गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस कहते हैं, N2O, या कार्बन डाइऑक्साइड जिसे अग्निशामक गैस कहते हैं, अग्निशामक गैस, मीथेन जिसे मार्स गैस कहते हैं। क्या होगा भाई? ये तीनों में से कोई नहीं होगा, तीनों में से कोई नहीं होगा। तो ओजोन परत में कमी किसके कारण होती है? कोई नहीं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से, ठीक है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य हैलोजेनेटेड ओजोन रिफिलिंग पदार्थ ODS मुख्य रूप से मानव निर्मित रासायनिक ओजोन रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार है। ओजोन कहाँ पाया जाएगा बच्चे? हमेशा याद रखना, समताप मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। सरिस्का एंड रणथंभौर आर द रिजर्व्स फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग? सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसके लिए सुरक्षित हैं? लायन के लिए, डियर के लिए, टाइगर के लिए, बियर के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि दोनों के दोनों राजस्थान में हैं, दोनों के दोनों राजस्थान में हैं, बिल्कुल याद रखना। तो सरिस्का और रणथंभौर किसके लिए सुरक्षित हैं? शेर, हिरन, बाघ, भालू, क्या होगा? तो सरिस्का और रणथंभौर की बात करेंगे तो सर बाघ के लिए मशहूर है बच्चे। किसके लिए? बाघ के लिए मशहूर है। जो कहाँ है? ये राजस्थान में मौजूद है, याद रखना। सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के रूप में जानते हैं, टाइगर रिजर्व के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल आसान सवाल। प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई है ये स्थापना? राष्ट्रीय कला और संस्कृति केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, युवा और खेल विभाग, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? समझना। और ऐसे सवाल आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सर अब ना चीजें बदल गई है। पहले सीधा सवाल रहता था, कंपटीशन इतना टफ है। भारत तो ग्रेजुएट का फैक्ट्री है, हर साल कितने बच्चे तैयार होते हैं ग्रेजुएट वाले। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की स्थापना की गई है। इधर क्लियर? बात आ गई समझ में? बिल्कुल याद रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे ये। तो इसकी स्थापना कब की गई थी ये पूछ सकता है ना, बिल्कुल पूछेगा। 1965 में, या 1965 में स्थापित किया गया था। और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दुनिया के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना और दोस्ती को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशासित किया गया है, प्रशासित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फास्फोरस इज केप्ट इन वाटर बिकॉज, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्यों रखते हैं? इसका प्रज्वलन तापमान अधिक है या फिर प्रज्वलन तापमान कम है? इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज हाई, इसका महत्वपूर्ण तापमान अधिक है, या इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज लो, इसका महत्वपूर्ण तापमान कम है। क्रिटिकल यानी महत्वपूर्ण, या क्रांतिक बोलते हैं कभी कभी, क्रिटिकल एंगल ना, क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक तापमान अधिक है, कोई अंतर नहीं है, परेशान मत होना।
अच्छा, हमारे शरीर में पाया जाता है क्या फास्फोरस? अरे बिल्कुल पाया जाता है सर, कैसी बातें करते हो। बोन्स में, बोन्स में इसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम है, लेकिन जैसे हवा के संपर्क में आएगा जलना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। तो फास्फोरस को सफेद रूप, फास्फोरस का सफेद रूप, फास्फोरस का आवंटित रूप कम स्थिर है और इसलिए अत्यधिक प्रतिक्रिया अभिक्रियाशील है। यह आसानी से P4O10 के घने सफेद धुएं को देने के लिए हवा में आग पकड़ता है, इसीलिए हम इसे पानी में रखते हैं। ठीक है। माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर पवित्र तीर्थ स्थल है। किसका पवित्र तीर्थ स्थल है? बौद्ध का, जैन का, सिख का, पारसी का। माउंट आबू का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर की बात करेंगे तो सर ये जैन, किसके लिए मशहूर है? ये जैन के लिए मशहूर है, जैन धर्म के लिए मशहूर है। किसके लिए? जैन धर्म के लिए मशहूर है। माउंट आबू का प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर, पुराना बोलते नहीं, सुनते नहीं हो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज, शोर के मापन की इकाई है। यानी शोर को हम किस में मापते हैं? डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या ध्वनिकी। देखते नहीं, जैसे हम अपने हार्ट बीट को मापते हैं, किस में मापते हैं? नॉर्मल बातचीत को मापते हैं, किस में मापते हैं? कहा जाता है सर नॉर्मल जो बातचीत है, सामान्य बातचीत करते हैं हम लोग 20 से 30 डेसिबल में हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं। डेसिबल यानी किस में मापेंगे? डेसिबल में मापेंगे, डेसिबल में मापेंगे। मैक्सिमम डेसिबल जो है 100 डेसिबल, 80 डेसिबल तक तो गाना वाना बजा सकते हो। जैसे 100 डेसिबल होगा आंटी पुलिस बुलाएगी, गाना नहीं सुना है? यानी ये अनुवायी होता, बिल्कुल मतलब एकदम कर्कश आवाज, तेज कान फोड़ू संगीत। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला कूलेंट, जो ठंडक, कौन सा गैस है? अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रेन या ऑक्सीजन। द कॉमनली यूज्ड कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर इज, रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला कूलेंट कौन सा है? अमोनिया है, नाइट्रोजन है, फ्रेन है या ऑक्सीजन है? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेन है। क्या होगा सर? फ्रेन यूज करते हैं बच्चे, क्या करते हैं? फ्रेन यूज करते हैं, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। तो फ्रेन गैस स्थिर, गैर ज्वलनशील, मध्यम रूप से जहरीली गैसों या तरल पदार्थ है। आमतौर पर रेफ्रिजरेटर और एरोसेल प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। फ्रिज में कौन फ्रेन गैस यूज करते हैं? ठीक है। गांधी जी निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु के रूप में मानते थे? बिल्कुल आसान सवाल, इससे आसान सवाल तो हम हो नहीं सकता है, सोच नहीं सकते। महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र, गोपाल कृष्ण गोखले, इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? ऐसे सवाल अगर मिल जाए रेलवे में तो तुम छक्का मार दोगे। नहीं, बिल्कुल दंगल गाड़ कराओगे खूंटा अपना। तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना ये पॉलिटिकल टीचर मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसे मानते थे? महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे। महादेव देसाई गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे। ठीक है। दयानंद सरस्वती कहें या दयानंद सरस्वती कहें, जिसने क्या स्थापना की थी बताओ जरा? आर्य समाज। नहीं, आर्य समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक शिक्षा के साथ मौलिक अधिकार से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ द एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट? कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकार, मौलिक शिक्षा के साथ मौलिक अधिकार से संबंधित है? क्या होगा? कोई नहीं। क्यों? अरे ये सर ये 86 अमेंडमेंट एक्ट है ना,
86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। 42वां को मिनी संविधान कहते हैं सर। संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट मिला है 44वां संविधान संशोधन 1978 से, और ये 1976 में हुआ है। 42वां से प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट किया गया है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, 3 वर्ड जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता। ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम से आरटीई कहते हैं, भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में लगा है, लेकिन फाइनली लागू किया गया 2009 में, जिसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 भारतीय संविधान के संशोधन में अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया, और ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है माता पिता का। ठीक है, आई बात समझ में। फाइनली लागू हो गया ये 1 अप्रैल 2010 से, यानी संसद में कानून बना कब, 4 अगस्त 2009 को, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ है कब, 1 अप्रैल 2010 को इंप्लीमेंट हुआ है, समझना। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या होगा? ग्रीनलैंड होगा, आइसलैंड होगा, न्यू गिनी होगा या ऑस्ट्रेलिया होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड की बात करेंगे, कई लोगों के मन में आता है कि सर ऑस्ट्रेलिया भी तो एक द्वीप है। बिल्कुल आता है यार, ऑस्ट्रेलिया भी एक द्वीप है, बिल्कुल आपके मन में ख्याल आएगा, क्यों ना आएगा। आइए समझते हैं दोनों में अंतर, क्योंकि जवाब तो इसका ग्रीनलैंड होगा, जवाब तो इसका ग्रीनलैंड होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं होगा बच्चे? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है जिसे महाद्वीप मानते हैं। आया समझ में? ऑस्ट्रेलिया को हम एक कॉन्टिनेंट मानते हैं, महाद्वीप मानते हैं। ग्रीनलैंड की क्षेत्रफल देख लो कितना है, और जनसंख्या कितनी है? 56,452। चला जाए ग्रीनलैंड रहने के लिए, या मस्त जगह होगा नहीं? और अपने भारत ठीक है। तो याद रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं मानते हैं। समुद्र का पानी बारिश के पानी की तुलना में खारा है। सी वाटर इज सॉल्टियर देन रेन वाटर, बिकॉज क्यों होता है? क्योंकि समुद्री जानवर नमक का उत्पादन करते हैं। समुद्र के चारों ओर की हवा खारा है। नदियां पृथ्वी से लवणों को धोती हुई, क्या कह दें, समुद्र में डालती है। या सी बेड में नमक उत्पादन की खदानें हैं। सी बेड यानी समुद्र के नीचे नमक उत्पादन की खदानें हैं। क्या होगा? अरे सर सिंपल सा है कि नदियां जब समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ कई सारे मिनरल्स को लेकर आती है, कई सारे सॉल्ट्स को लेकर आती है, जिससे समुद्र का पानी खारा हो जाता है। क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। आई बात समझ में? तो नदियां पृथ्वी से लवणों को धोती हुई और उन्हें समुद्र में डालती है, इसीलिए समुद्र का जल खारा होता है। समुद्र का जल खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पन्नालाल घोष ने निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? फ्लूट, सितार, वायलिन या संतूर? पता नहीं यार, पन्नालाल घोष बजाते थे, हम बच्चों को परेशान करता है। बताओ क्या करोगे? आर्ट एंड कल्चर तो हमेशा एग्जामिनर के दिमाग में छाया रहता है। पन्नालाल घोष कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? भैया बांसुरी बजाते थे। कृष्ण कन्हैया नहीं, क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे पन्नालाल घोष। पृथ्वी के आंतरिक वातावरण में सबसे प्रचुर तत्व है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ इनर एटमोस्फेयर। पृथ्वी के आंतरिक वातावरण में सबसे प्रचुर तत्व क्या होंगे? ऑर्गन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, हीलियम होगा, क्या होगा? तो पृथ्वी के जो आंतरिक वातावरण की बात कर रहे हैं, बाह्य नहीं। बाह्य को अगर कहते तो हाइड्रोजन कहते पृथ्वी के बाहर, और हीलियम कहते, लेकिन आंतरिक की बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होगा, याद रखना।
सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। अगर बाह्य वातावरण की बात करते तब हम हाइड्रोजन के साथ जाते और हीलियम के साथ जाते, लेकिन यहाँ आंतरिक वातावरण की बात कर रहा है तब हाइड्रोजन होगा, सॉरी नाइट्रोजन होगा। क्या होगा बच्चे? नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% के लगभग है, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसके बाद हीलियम थोड़ा बचता है, मीथेन है, वाटर वेपर है, क्रिप्टन है, हाइड्रोजन है, जेनोन है और ओजोन है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है देख रहे हो? ये नाइट्रोजन है। लेकिन पृथ्वी की पपड़ी की बात करेंगे, सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 46.6% बनाता है, 6% बनाता है। सिलिकॉन दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, 27.7%। इसके बाद एल्युमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.5% के आसपास, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये पृथ्वी की क्रस्ट की बात करते हैं, भूपर्पट्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मानव शरीर की अगर बात कर लें तो सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति की वजन का लगभग 65% ऑक्सीजन है, और हमारे कुल भार का हमारे शरीर में 70% क्या है? जल है, वाटर। कार्बन दूसरा सबसे प्रचुर तत्व बॉडी में, जो शरीर का 18% बनाता है। कितना? 18%, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। किस पार्टी से चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी was the first Indian to be elected as a member of the British House of Commons. He was elected from which party? अब तक आप जानते थे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हैं, लेकिन बताओ किस पार्टी से? हमारे क्लास में यही अंतर होगा कि मैं आपको क्वेश्चन के अलग अलग रंग दिखाऊंगा, जिससे क्वेश्चन छूटे ना, याद रहे, क्वेश्चन छूटे ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या लिबरल पार्टी? तो ये बताओ आईएनसी का क्या मतलब है वहां? जब ब्रिटेन की बात कर रहा है तो भैया आईएनसी भारत की थी ना, जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी, 28 दिसंबर को। ये भी साहब अध्यक्ष बने थे 1886 में पहली बार कोलकाता में। जो पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, पहले पारसी अध्यक्ष थे। क्या थे? पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन जो चुने गए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। उनका विचार था कि भारतीयों को ब्रिटिश राजनीतिक संस्थानों में भाग लेना चाहिए, इसमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। सही कहना है कि आप रोड पर तो अंग्रेजों का विरोध कर रहे हो, रोड पर कर रहे हो, रास्ते पे कर रहे हो, भाई हम संसद में भी भाग लेते हैं, वहां भी हम अपनी आवाज उठाएंगे, सड़क से संसद तक, ताकि पता चले कि भाई हम भारतीयों के भी मांग हैं। इसीलिए ये पहले संसद सदस्य बने थे, पहले संसद। और सबसे बड़ी चीज, बहुत बड़ी बात है यार, कि उस समय संसद सदस्य ब्रिटेन के संसद में पार्टिसिपेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये भारतीयों के लिए। उन्हें लिबरल पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किया, और सबसे बड़ी चीज हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले अश्वेत सदस्य बनेगा। ये सवाल बनेगा आपके लिए भी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नॉन व्हाइट मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहां ट्रांसफर किया था? दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरई, दिल्ली से विजयनगर। तो आपको याद होगा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है, जौना खां या जूना खां वास्तविक नाम था, तो जब ये गद्दी पर बैठता है सबसे पहले अपनी राजधानी परिवर्तन करता है। तो ये दिल्ली से देवगिरी ले जाता है और नाम रखता है इसका दौलताबाद। क्या रखता है बच्चे? दौलताबाद। और फिर 2-3 वर्षों के बाद दौलताबाद से दिल्ली ले आता है, दिल्ली ले आता है, ठीक है। जिसे पागल बादशाह कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था ये, सबसे ज्यादा शिक्षित।
सबसे ज़्यादा शिक्षित था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, वो मुख्य रूप से 2 कारणों से ट्रांसफर किया था। क्या क्या कारण थे? कारण तो जानते नहीं है, बस केवल जानते हैं ट्रांसफर किया जाता है। क्या कारण था? पहला कारण, दौलताबाद दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से केंद्र में स्थित था। चूंकि इस समय विदेशी आक्रमण का खतरा बहुत मंडरा रहा था, खासकर मंगोलों का, तो दिल्ली करीब थी, जबकि दौलताबाद भविष्य में संभावित मंगोल हमलों से सुरक्षित दूरी पर दिखाई दिया। जब तक मंगोल आते दिल्ली तक, तब तक हम अपनी सेना को क्या करते? तैयार कर लेते। इसीलिए इसने क्या किया? ट्रांसफर किया। ये देखो, ये दिल्ली है, ये देवगिरी दौलताबाद है, यहाँ से मंगोलों का आक्रमण होता था। देख रहे हो, यहाँ से मंगोलों का आक्रमण होता था। तो जब यहाँ तक पहुँचता, तब तक हम अपनी सेना को क्या करते? तैयार कर लेते। आई बात समझ में? किस वंश के शासनकाल के दौरान चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया था? अभी देखो, चीन चर्चा में है। और यार, चीनी नीति सोचो, कितनी गंदी नीति है चीनी की। चीनी चीनी भाई भाई करके गले लगते हो और पीठ के पीछे छुरा भोंकते हो। सरकार ने भी अच्छा नहीं, इसलिए आज मोदी जी का भाषण सुन रहे थे तो मोदी जी ने कह दिया कि जो हम इंपोर्ट है उस इंपोर्ट को कम करेंगे, यानी विदेशी निर्भरता पर कम रहेंगे, जिससे क्या होगा कि विदेशी वस्तुएं भारत में कम से कम यूज करेंगे, जिससे हम देशीयकरण को बढ़ावा देंगे। देशीयकरण को बढ़ावा देंगे, अच्छी बात है। तो किस वंश के शासनकाल के दौरान चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया था? कीन वंश। कौन सा वंश था बच्चे? कीन वंश। अन्य राज्यों को हराने और चीन के पहले एकीकृत राजवंश किन राजवंश ने 221 से 207 ईसा पूर्व की स्थापना के बाद सम्राट किन शी हुआंग ने अलग अलग दीवारों को जोड़ने का आदेश दिया, जबकि चीन की निरंतर महान दीवार बनाई गई थी। अलग अलग दीवार बनी थी, सबको जोड़ा एक साथ, और यह लगभग 2200 साल पहले की बात है। बाद के राजवंशों के दौरान दीवार को बढ़ाया, मरम्मत या संशोधित किया गया था। ये देख सकते हो, लोगों की ये मेंटलिटी है कि ये चांद से दिखता है, चीज इम्पॉसिबल। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25। इंडिया इज डेवलपिंग चाबहार पोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भारत चाबहार पोर्ट का विकास निम्न में से किस देश में कर रहा है? चाबहार पोर्ट, इराक, ओमान, ईरान या अफगानिस्तान? सर, ईरान में कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट चाइना कर रहा है, इसीलिए हम लोग ने क्या किया? चाबहार पोर्ट का निशान विस्तार किया, ताकि सामरिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय पारगमन समझौते से भारतीय सामान ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। अनुमति मिलती है। यह भारत के पश्चिमी तट में चाबहार बंदरगाह से बंदरगाहों को जोड़ता है और चाबहार और अफगान सीमा के बीच सड़क और रेल लिंक को कवर करता है। ये याद रखना। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कुछ मैं आपको नया सिखा पाया। तो याद रखना, ये रिकॉर्डेड क्लास थी, क्योंकि सर 7 से 8 जो क्लास थी वो इंटरनेट हैम्परिंग के कारण आपका क्लास हो नहीं पाया, लेकिन मुझे लगा यार नुकसान ना हो जाए बच्चों का, इसीलिए क्लास मैं अपलोड कर रहा हूँ बाद में। अगर अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक करना, हमारे कमेंट करना और शेयर करना दोस्तों। अगर आप फिर भी कहेंगे कि लेखपाल की तैयारी करते हैं तो फिर से सोचना एक बार, या यूपी में जितने भी वैकेंसी आ रही है आपको ओवरऑल एक बार आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जब वैकेंसी आए और आप पढ़ना शुरू करें और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा पढ़ रहा है, तो सर जब वैकेंसी आएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, एक्यूरेसी क्या होगी, आप सोच लो, और तब आप उस समय तैयारी करना शुरू करोगे। यही हाल आप एसएससी के साथ करोगे। तो एक बार आप अपने फाउंडेशन अच्छे से मजबूत कर लो, जिससे आपको बार बार रिवीजन करने की, यानी नया कोर्स परचेज करने की या नए सिरे से पढ़ने की जरूरत ना हो, केवल और केवल आप रिवीजन करता रहो एक बार। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ लेखपाल वाले कोर्स में या एसएससी वाले कोर्स में, जिसमें फाउंडेशन कोर्स नेक्स्ट वीक में पॉलिटी लेकर आ रहे हैं। और अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स आप परचेज करो, कोई भी कोर्स